नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं विशाखापट्टनम से आई आज बेहद दुखद खबर से। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। 250 लोग अभी अस्पताल में हैं, जिनमें से कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जगनमोहन रेड्डी सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं जो लोग बीमार हैं उनके लिए 10 लाख रुपए की मदद राशि का ऐलान किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान और जानवर दोनों बेसुध। वेंकटपुरम गांव में कुछ इसी तरह का अजीब सा दृश्य था गुरुवार सुबह। विशाखापट्टनम से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर का यह गांव बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी के एक प्लांट से एस्टिराइन नाम की जहरीली गैस के रिसाव के चपेट में आ गया। यह रिसाव आधी रात के बाद तकरीबन 2:30 बजे हुआ। लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। सो रहे लोग बाहर की तरफ भागे, जहां गैस का घनत्व ज्यादा था और जो फैक्ट्री से जितना नजदीक था उतना ही ज्यादा प्रभावित हुआ। कई जाने गईं और 500 के आसपास लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। वेंकटपुरम गांव में इस गैस के रिसाव की वजह से किसी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, तो किसी के शरीर में फोड़े निकल आए थे। एलजी ने 1997 में इस प्लांट का अधिग्रहण किया था और यहां घरेलू उपकरणों और खिलौनों के लिए प्लास्टिक से रॉ मटेरियल तैयार किया जाता था और इस गांव के लगभग 450 लोगों को रोजगार इस फैक्ट्री से मिल रहा था। हम जांच कर रहे हैं और आपको बता देंगे। गांव के नौजवान जो खुद को काबू में रख पाए थे, सबसे पहले अपने लोगों के मददगार बने। फिर पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बचाव किया। हालांकि बाद में जल सेना ने भी रेस्क्यू टीम भेजी, उन विशेष ऑक्सीजन डिवाइस के साथ, जिसके जरिए एक साथ 6 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद थी। प्रशासन ने मेंटेनेंस के लिए इस फैक्ट्री को जरूरी 45 पासेस दिए थे। इसके बावजूद गैस का रिसाव हुआ। आखिर क्यों? इसकी वजह लापरवाही थी या फिर यह महज एक दुर्घटना थी? इस सवाल का जवाब मिलना फिलहाल बाकी है। लेकिन भोपाल की तर्ज पर एक बार फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से गैस का रिसाव हुआ और कई लोगों की जानें गईं। हैदराबाद से उमा सुधीर के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस के 31 साल के कांस्टेबल की कोरोना वायरस से 24 घंटे के भीतर हुई मौत ने सभी को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यहां किसी पुलिस वाले की पहली मौत बता रही है कि हल्की लापरवाही भी इस बीमारी में किस तरह से जानलेवा साबित हो सकती है। दिल्ली के भरतनगर थाने में तैनात 31 साल के कांस्टेबल अमित राणा सोमवार शाम तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अगले 24 घंटे में उनकी मौत हो गई। उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमित कुमार की जो कोविड-19 की रिपोर्ट है, उसमें वो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं और अमित की इस तरह से अकस्मात मौत से पूरा दिल्ली पुलिस परिवार जो है दुखी है और इस दुख की घड़ी में हम अमित की जो फैमिली है उनसे संपर्क में है, लगातार हम भी संपर्क में है, जिला स्तर पे भी। कांस्टेबल अमित की मौत बताती है कि कोविड-19 वायरस किस कदर खतरनाक है और इसे लेकर हम और सरकार किस हद तक लापरवाह है। जानकारी के मुताबिक अमित को ना तो कोई दूसरी बीमारी थी और ना ही सोमवार शाम तक कोरोना के कोई लक्षण। सोमवार की शाम अमित को हल्का बुखार आया तो वो दवा लेकर सो गया। सोमवार रात ही करीब 2 बजे उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। फिर सुबह उसका रूम पार्टनर उसे बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल ले गया। वहां उसे भर्ती नहीं किया गया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों की मदद से उसे दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया। वहां भी भर्ती नहीं किया गया। उसके बाद उसे अशोक विहार लाया गया, जहां कोरोना टेस्ट सेंटर में
उसकी जांच हुई। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे अपने कमरे में ही क्वारंटीन में रहने के लिए कहा। अमित को दवा खाकर कुछ आराम मिला और वो अपने कमरे में आ गया, लेकिन मंगलवार शाम को अचानक फिर तबीयत बिगड़ी और उसे आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बुधवार को उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला अमित कोरोना पॉजिटिव था। सवाल ये है कि क्या हम कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं? अमित को काफी कोशिश के बाद भी आखिर अस्पतालों में भर्ती क्यों नहीं किया गया? अगर अमित को समय पर वेंटिलेटर मिलता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अमित सोनीपत के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 3 साल का बेटा भी है। अमित की मौत पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उपराज्यपाल ने दुख जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नई दिल्ली से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन के दौरान लगभग हर दिन दिल तोड़ने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूर 16 से 17 घंटे भूखे पेट चल रहे हैं, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। 17 दिन के एक बच्चे के साथ एक मां की कहानी और भी कई दर्द भरी कहानियां। देखिए सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। 17 दिन के इस बच्चे ने इतनी जल्दी ही दुनियादारी सीख ली है। पिछले 3 दिनों से 40 डिग्री तापमान में मुंबई नासिक रोड पर ये मौजूद हैं। मां मुंबई के राम मंदिर इलाके में रहती हैं। गरीबी के अलावा मुंबई में बढ़ रहे संक्रमण से डरी हुई है। पुलिस से अनुमति लेकर गाड़ी से अपने घर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब सड़क पर चलने को मजबूर हैं। चक्कर आ रही है, चलना नहीं हो रहा है। चलने नहीं हो रहा है? किसी ने मदद किया, किसी ने गाड़ी या कुछ मदद हुआ? नहीं। अभी आप लोग खाने पीने की क्या व्यवस्था है आप लोग की? खाने पीने के लिए कुछ नहीं, कुछ देंगे तो लेंगे। सड़क पर 5 महीने का गर्भ लिए महिला भी मौजूद है। केवल 1 दिन की दवाई बची हुई है। परेशानी बहुत ज्यादा। इसी सड़क पर मोहम्मद रईस भी चलते हुए नजर आए। दिव्यांग हैं, लेकिन मजबूरी में चलना पड़ रहा है। मेरा 5 महीने का गर्भवती हूँ। मेरा बहुत परेशानियाँ, पलटी जुलाब बहुत होता है। इधर मैं बहुत दिक्कत से ही जा रही हूँ। दवा लेके आई हूँ, दवा मेरा भी खत्म हो चुका है। क्या करें, जब खाने को वांदा हो जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे रह के इससे अच्छा घर पे जाके माँ बाप के पास रहेंगे तो खाने को देंगे ना। कुछ मजदूरों ने अपनी पूरी कमाई लगाकर साइकिल खरीदी है। इसी से उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी है। तो वहीं ऐसे मजदूर भी हैं जो रात को पैदल चल रहे थे, गाड़ी ने टक्कर मार दिया और ये घायल हो गए। 2 महीना 2.5 महीना हो गया घर पे बैठे बैठे। अभी रूम मालिक हुआ, अभी सरकार ने बोल दिया रूम भाड़ा नहीं लगेगा, लाइट बिल नहीं लगेगा, पानी बिल नहीं लगेगा, बराबर। मगर जब तक खाने के लिए पीने के लिए था तब तक था। अभी रूम भाड़ा भरने के लिए नहीं है तो फिर रूम मालिक सीधा डायरेक्ट बोलता है कि जाओ भाई। और रिक्शा वाला था कि गाड़ी वाला, वो तो नहीं जान पाया मैं। वो गाड़ी में मैं चलते चलते रहा हूँ। हाँ, तो वो टकरा गया? टकरा गया, वो नीचे नहीं गिरा, मतलब ऐसा सीढ़ी था, सीढ़ी के ऊपर रुका था। अच्छा। हाँ। तो सवाल एक बार फिर से प्रशासन से कि आखिर प्रशासन कहाँ है? जब हजारों की तादाद में मजदूर यहाँ पर हैं, उनके साथ में ये दूसरे मजदूर हैं जो कहीं और जा रहे थे, मध्य प्रदेश के आसपास इन्हें जाना है, लेकिन वो इनके साथ में है। और अब कोशिश यही है कि इनकी कुछ मदद की जाए। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तापमान बहुत ज़्यादा है, हालत जमीन स्तर पर बहुत खराब, प्रशासन गायब। शाहपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं मुंबई में लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के सब्र का बांध किस तरह से टूट रहा है। उनके घर वापसी के सवाल का हल नहीं निकल पा रहा। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्हें भेजने की प्रक्रिया जारी है, पर बेहद जटिल है, इस वजह से देरी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में दिन रात इस तरह से हजारों फॉर्म भरे जा रहे हैं और राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों की सहमति से धीरे धीरे वहां के मजदूर ऐसी बसों से अपने अपने घर लौट रहे हैं। पर गुस्से में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर, जो कहते हैं कि कई दिनों से फॉर्म भरकर अटके पड़े हैं। तुम्हारे मुख्यमंत्री को उधर अप्लाई करो, मुख्यमंत्री को अप्लाई करो उधर, बोलना हमको क्यों नहीं आने दे रहा है, हाँ? और वहाँ से तुम लोग ये करो, वहाँ से अगर तुम्हारा परमिशन होता है तो तुमको बुलाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी से शहाबुद्दीन घर वापसी के लिए पुलिस स्टेशन के कई चक्कर काट चुके हैं। अपने देश में मतलब जैसे गुलामों वाली हाल हो गई है, इस तरह अपना भी मतलब कुछ करके आदमी जा नहीं पा रहा है, इधर फंसा हुआ है। खाने की मतलब कोई ऐसा तो है नहीं, पूरा 130 करोड़ जनसंख्या के लिए सरकार घर घर जाके दे रही है। योगी सरकार से मेरी अपील है कि जो भी लोग इधर मुंबई और अलग अलग राज्यों से हैं,
उनको अपना चेकअप करा के कैसे भी करा के अपने घर बुलाएं। अपने गांव लौटने को बेताब शहाबुद्दीन जैसे और उत्तर प्रदेश के कई मजदूर हो रही देरी से बेचैन हैं। वो हमें को टोकन दिया और बोले 6 तारीख को आने। 6 तारीख को जब आ रहे हैं तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे फार्म नहीं लिया जा रहा है। पटना के इश्तियाक अहमद की भी कुछ ऐसी ही शिकायत है। कल भी लाइन लगा के गए, बोले कि नहीं होगा, फिर टोकन लेके गए, टोकन में आज दिया, आज तो आज फिर सुबह से खड़े हैं हम कि अब देखते हैं हमको कब तक मिलता है भाई। क्या पता हमारे बिहार सरकार हमारा आंख में धूल तो नहीं झोंक रही है, अब क्या पता कब ट्रेन आएगी नहीं आएगी। वैसे इलाके की डीसीपी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार भेजने की प्रक्रिया जारी है, थोड़ी जटिल है, इसलिए वक्त जरूर लगेगा। बिहार और यूपी से ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ, तो बिहार की ट्रेन शुरू हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन ट्रेन का कैपेसिटी, नंबर ऑफ ट्रेन थोड़ी लिमिटेड है, थोड़ा टाइम लगेगा। एकदम हमको लग रहा है कि आज हमने एप्लीकेशन दिया और कल हो जाएगा, तो इतना जल्दी नहीं होएगा। ट्रेन का सिस्टम भी, परमिशंस का सिस्टम भी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लोगों ने पेशेंस रखना है, बट प्रक्रिया चालू है। यूपी की भी प्रक्रिया चालू हो गई है, यूपी के भी फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूपी ने भी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिया है कि सब क्लियर रहेगा तो हम भी लेंगे। प्रवासी मजदूरों पर राजनीति भी गरमाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ट्वीट के जरिए लॉकडाउन में फंसे 6 लाख से ज्यादा मजदूरों की वापसी का दावा किया है। वहीं इस संबंध में शिवसेना के मुखपत्र सामना ने यूपी की योगी सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले हैं। इस बीच मुंबई के सायन अस्पताल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें शवों के बीच कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन ने जांच बिठा दी, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटों में आएगी। मुंबई के सायन अस्पताल में मरीजों के साथ वाले बिस्तर पर शवों की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। इस कोविड अस्पताल को म्युनिसिपैलिटी चलाती है। अस्पताल के अधिकारी कहते हैं कि कई बार मरीजों की मौत के बाद उनके परिवार वाले शवों को ले जाने में देरी कर देते हैं और कई बार कानूनी प्रक्रिया में 2-3 घंटों की देरी हो जाती है। इस वजह से ऐसा हो गया। सायन हॉस्पिटल का ही है और वहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं वो लोग लेके नहीं गए थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा होगा। कोविड की वजह से महाराष्ट्र की मृत्यु की दर 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुंबई के 10,700 केस के साथ इसकी बात करें तो ये देश के दूसरे किसी भी शहर से कहीं ज्यादा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ औसतन 31 मौतें हुई है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के नेताओं से मिलकर इसके रोकथाम पर बातें की। 3 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रवासी मजदूरों के लिए और ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव दिया। मुंबई में राज्य से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक इनके लिए मुंबई से कोई ट्रेन नहीं शुरू की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर कोरोना से निपटने के उपायों पर लंबी बातचीत की है, लेकिन फिलहाल तो सबसे पहले जरूरत प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को दूर करना है और इसके लिए राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री ठाकरे ने मुंबई से प्रवासी मजदूरों को निकलने के लिए जल्द ही ट्रेन का ऐलान कर दिया है। मुंबई से पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किस तरह से एक दूध वाले ने निकाला अनोखा तरीका। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच हमारे डॉक्टर्स और नर्स डटे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि वो जिस पीपीई सूट में इलाज कर रहे हैं उसे दिन भर पहने रखना कितना मुश्किल है? ऐसे ही डॉक्टरों से बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। क्लीनिंग का इंतजाम है, आप लोग भी इतनी गर्मी में पीपीई किट पहन के बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर, पूरे पसीने से भीग गए हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि देश सेवा में लगे हुए हैं सर, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी आपने इनका सिर्फ टेम्परेचर लिया, ये नॉर्मल है? लिया और सर इनसे स्क्रीनिंग भी की गई इनकी कि इनको कहीं सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। वो और इनका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इनका सही आया है, सही आया है। 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों से जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है,
वो भी यहाँ पर इस तरह से इतनी गर्मी में पीपी किट पहनकर बैठे हुए हैं। दिन भर ऐसे बैठना, आप पसीने से तरबतर हैं, कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आधे से लेकर 1 लीटर तक पानी तो ऐसे ही हमारा ऐसे निकल जाता है, वेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं और पूरी सेवा दे रहे हैं। लोगों को स्क्रीन किया है, किसी ने कुछ आपको इससे लक्षण दिखे यहाँ पर ऐसा? ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड है। जो ऑब्वियस फेब्राइल है ड्यू टू इलनेस वो बहुत कम स्क्रीन हो रहे हैं। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट के कारण ज़्यादातर है, मगर फिर भी हम उनको स्क्रीन करके नाम लिख रहे हैं उनका। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच खास तौर से हमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एहतियात बरतना है और इसी को लेकर एक दूध वाले ने अनोखा तरीका निकाला है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूध वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए अपने ग्राहकों से खास दूरी बनाई हुई है। इस वीडियो में दूध वाले ने दूध देने के लिए एक पाइप लगा रखा है। दूध इस पाइप के जरिए बर्तन तक पहुंचता है। दूध वाले की इस अनोखी तरकीब की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।